गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मेट्रिक क्लास के अंदर बच्चों आपका वेलकम है। अपन लास्ट क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था आपने किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर प्रजनन तंत्र के भागों के बारे में, उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसी पोजीशन होती है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ा था। तो उसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें से जो मेन रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है वो एक मेल गेमिट बनता है। उस मेल गेमिट का नाम होता है शुक्राणु, स्पर्म। इसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु या स्पर्म। एक देखो गेमिट होता है और एक होता है इसके अंदर, एक होता है युग्मनज, जायगोट की बात करते हैं, एक होता है गेमिट होता है। एक होता है युग्मनज, एक होता है युग्मक होता है। युग्मनज को कहा जाता है जायगोट। जायगोट होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर, दो हैप्लॉइड सेल मिलकर एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण करती है। लेकिन जो गैमीट होता है एक हैप्लॉइड सेल्स है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो शुक्राणु क्या है? एक हैप्लॉइड सेल्स है। ये हैप्लॉइड सेल्स है जो जनन में भाग लेती है। उस शुक्राणु की आज अपन संरचना पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं, शुक्राणु किस प्रकार से काम करता है, ये चीजें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो स्पर्म की संरचना होती है वो अलग अलग प्राणी में अलग प्रकार की होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये स्पून लाइक, चम्मच के जैसे आकार का होता है। इसकी बॉडी होती है शुक्राणु की, ये कितने भागों में डिवाइड होती है? वैसे मोटे तौर पर 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल भाग और टेल। इनके बीच में यहाँ पे नेक पार्ट भी है। इस प्रकार से 4 पार्ट, हेड, सिर, गिरवा, मध्य और पूंछ वाला भाग। अपन हेड भाग की बात करते हैं तो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है उसके ऊपर, जो न्यूक्लियस के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। ये एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट क्या करता है? जो ओम होता है, अंडाणु होता है, उसकी झिल्ली को भेदने का काम करता है। मतलब निषेचन में जो मेन रोल प्ले करने वाला वो कौन है? एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें एंजाइम जो अंडाणु की झिल्ली को भेदते हैं। इस एक्रोसोम का निर्माण, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक्रोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? वो करता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो गोल्जिकाय कोशिकांग है, ये शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण करती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कोशिकांग है जो एक्रोसोम भाग का निर्माण करता है? गोल्गी बॉडी है। एक्रोसोम में किस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक, एसिडिक नेचर के एंजाइम पाए जाते हैं। काम क्या होता है? अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम। मतलब निषेचन में सहायक कौन सा है? एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है उसके नीचे सेंटर पार्ट के अंदर, हेड पार्ट में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है, बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो केंद्रिका है, ये क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि स्पर्म के जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है या स्पर्म के हेड वाले पार्ट में कौन सा कोशिकांग अब्सेंट होता है? वो होता है कौन सा? केंद्रिका और न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। इस न्यूक्लियस और ये जो नीचे वाला भाग गिरवा है, नेक वाला भाग है, इसके मध्य जो स्पेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? परपोर्टोरियम। क्या कहा जाता है? परपोर्टोरियम। परपोर्टोरियम जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, केंद्रक और नेक वाले पार्ट के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं परपोर्टोरियम। फिर बात करते हैं नेक पार्ट की। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इसकी जो नेक पार्ट होता है, इसमें 2 तारकाय पाए जाते हैं, 2 सेंट्रोल पाए जाते हैं। एक तो जो समीप होता है हेड पार्ट के, उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूर होता है उसे बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। और फर्स्ट टाइप का होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल को कहा जाता है समीपस्थ तारकाय। क्या कहा जाता है? समीपस्थ तारकाय। और जो सेकंड में दूर पे होता है उसे बोला जाता है दूरस्थ तारकाय। दूरस्थ तारकाय। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे इनका काम पूछ लिया जाता है कि स्पर्म के अंदर जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है, जो समीपस्थ तारकाय है, इसका क्या काम होता है? समीपस्थ तारकाय
विदलन में हेल्प करता है। जो क्लीवेज होता है, विदलन क्या होता है, सेल्स की डिवाइडेशन होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ये क्लीवेज करने का विदलन में सहायता करता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो दूरस्थ तारकाय है ये क्या काम करता है, ये जो टेल वाला पार्ट है इसके अंदर जो अक्सियल फिलामेंट है, जो अक्सियल तंतु है उनका निर्माण करने का काम करता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल दूरस्थ तारकाय का काम होता है टेल पार्ट के अंदर अक्सियल फिलामेंट का निर्माण करना, और प्रोक्सिमल का काम होता है विदलन में सहायता करना। ये और होगी नेक पार्ट की। अब अपन करते हैं मिडिल पार्ट। जो मिडिल पार्ट होता है इसके अंदर एक पतली मेम्ब्रेन लाइक की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेंचेट कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में एक पतली परत पाई जाती है मिडिल पार्ट में चारों तरफ, जिसे क्या कहा जाता है, मेंचेट कहा जाता है। और इस मिडिल पार्ट के अंदर सर्पिलाकार क्रम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एक सर्पिल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे नेबेल कण आच्छादन भी कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल नेबेल कण आच्छादन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो स्पर्म है इसको जो एनर्जी होती है गति करने के लिए, स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। फिर बात करते हैं आगे रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल ये अंतिम पार्ट होता है। रिंग सेंट्रियोल का कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ ये बताते हैं कि रिंग सेंट्रियोल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करता है, लेकिन कंफर्म फॉर्म में इसका कार्य ज्ञात नहीं है। और जो मिडिल पार्ट है, ये पीछे वाले पार्ट किसमें खुलता है, टेल पार्ट के अंदर, पूंछ भाग के अंदर। जो पूंछ भाग होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अक्षीय तंतु। इन अक्षीय तंतु का निर्माण कौन करा था, दूरस्थ तारकाय। ये अक्षीय तंतु क्या करते हैं, जब शुक्राणु गति करता है तो इसमें टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो शुक्राणु की गति करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब शुक्राणु मूवमेंट करते हैं, अंडाणु तक पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में गति करने के लिए टेल पार्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में ज्यादा नहीं होंगे तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। टेल पार्ट में यदि अक्सियल फिलामेंट्स या टेल पार्ट डेवलप नहीं होगा तो स्पर्म आगे गति नहीं कर पाएगा, अंडाणु को भेद नहीं पाएगा। इस प्रकार ये शुक्राणु की जो संरचना है इसमें आपको एक्रोसोम से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे फोकस करना है। एक्रोसोम का निर्माण कौन सा कोशिका करता है, गोल्गी बॉडी। काम पूछ लिया जाता है अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम, निषेचन में सहायता करना। प्रोक्सिमल डिस्टिल का काम पूछ लिया जाता है, प्रोक्सिमल क्लीवेज में और डिस्टिल अक्षीय तंतु का निर्माण। मेंचेट पतली प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल को कहा जाता है, नेबेल कण शीत कहा जाता है, अक्सियल फिलामेंट। इस प्रकार शुक्राणु की संरचना कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। जो गैमेटोजेनेसिस युग्म जनन आपके सिलेबस में दे रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइप, फिर टाइप्स ऑफ एग। तो इसमें जो गैमेटोजेनेसिस होता है किसे कहा जाता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटो मतलब जीनेसिस, जीनेसिस का मीन्स होता है निर्माण करना, गैमेटो होता है गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं जैसे मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर, और इन गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस की क्रिया दो टाइप की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जिसे कहा जाता है शुक्र जनन क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मेल के अंदर चलती है। मेल के अंदर ये कहाँ चलती है, टेस्टिस के अंदर, क्योंकि स्पर्म का निर्माण किसमें होता है, टेस्टिस में। तो शुक्र जनन किसे बोलेंगे, नर के अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्र जनन की क्रिया मेल में टेस्टिस में चलती है। इसके अंदर तीन प्रावस्था होती है, अंड जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में तीन प्रावस्था होती है, जिसमें गुणन प्रावस्था, बढ़ती प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन तीनों प्रावस्थाओं के अंत में जो बनते हैं वो क्या बनता है, उसके अंदर मेल प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो उसमें 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चलकर निषेचन में
हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कुछ टर्म है वो अपन देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्म जब सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं, स्पर्म जब सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें कहा जाता है स्पर्मिएशन। जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है सेमिनेशन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेमिनेशन क्या होता है। स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना, और स्पर्म का सर्टोली सेल से बाहर रिमूव होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। एक आता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है, स्पर्म का मेल की बॉडी से बाहर त्यागना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। एक होता है इनिसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है इसका टेस्टिस से बाहर फीमेल की वेजाइना के अंदर इसका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इनसेमिनेशन। ये 4 टर्म है, आपको ध्यान में रखनी है। एक स्वस्थ मेल की बात करें तो उसके अंदर वन टाइम एक बार में जो सीमन होता है 2.5 से 3.5 ml, उसके अंदर स्पर्म कितने होते हैं, 30 से 50 करोड़ के लगभग स्पर्म्स होते हैं। इनमें से केवल 1% स्पर्म ही ओवम तक पहुंच पाते हैं। 1% क्यों पहुंच पाते हैं, क्योंकि जितने स्पर्म होते हैं सीमन के अंदर वो पूरी तरह से मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कईयों के अंदर टेल एब्सेंट होती है, कई होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, एनर्जेटिक नहीं होते हैं। लेकिन 1% ऐसे होते हैं जो ओवम तक पहुंच जाते हैं, और 1% में भी जो स्पर्म सबसे पहले ओवम को भेजता है, अंदर इंटर कर जाता है, वो ही फर्टिलाइजेशन के अंदर मेन अपना रोल प्ले करता है। और जो स्पर्म होता है इसका जो टाइम होता है फर्टिलाइजेशन का वो 48 आवर्स होता है, उसके पश्चात ये निषेचन की कैपेबल नहीं होता है। इस प्रकार ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किसमें कंप्लीट होती है, मेल के अंदर, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ऊजिनेसिस के पश्चात अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन।